जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। वंदना शर्मा, निखिल शर्मा, आकाश, शिवम, मेघा चौधरी, सौरभ मिश्रा, आकांक्षा, मोहित कुमार, नैना खान, इंद्रेश, विपिन कुमार, वर्तिका तिवारी, हेमंत सिंह, अनिल गुजर, चांदनी, दीपक कुमार, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे तुगलक वंश के बारे में। एक बार थम्स अप करेंगे कि अपना रिवीजन आप लोग करते आ रहे हैं, ताकि हम धीरे 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 आगे बढ़ते रहें, आप चीज़ों को समझते हुए चले। तो मैंने बताया कि तुगलक वंश का आपका संस्थापक था जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मौत कैसे हुई, किन स्थितियों में वो राजा बना, और उसके बाद में आता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसका बेटा, ठीक है, जो गद्दी पर आ गया। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, मैंने बोला कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन जिद रहती थी कि जो डिसीजन उसने लिया है उसको पूरा करना है, बस कैसे भी पूरा करना है। और कहते हैं कि मतलब ऐसे समझो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ों के बीच में आ गया हो उस समय। तो मैंने कहा उसने करना अच्छा चाहा, यहाँ पर भाग्य का जन्म हुआ कि कर कुछ अच्छा नहीं पाया। सोच उसकी हमेशा से समय के आगे की, एक एडवांस लेवल की सोच उसकी थी, लेकिन वो कुछ भी एग्जीक्यूट प्यारे बच्चे नहीं कर पाया। और उसी के बारे में हमको आज जानना है। कल हम ये चीजें पढ़ चुके थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब बात आती है इसके चार असफल प्रयोगों के बारे में। चार असफल प्रयोग, मतलब इसने चार प्रयोग किए जो असफल रहे। कैसे? पहला प्रयोग है राजधानी परिवर्तन, जो उसने किया है आपका 1327 में। और इसके लिए डेट है, मतलब 1326 में यह अभियान शुरू हुआ और 1327 में ये पूरा। राजधानी को ये ले गया दिल्ली से देवगिरी, महाराष्ट्र में। और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया, यानी लगभग 2200 किलोमीटर दूर लोगों को ले गया। और देवगिरी का नाम बदल के क्या हो गया? दौलताबाद। अब आप सोचेंगे भैया इसने राजधानी बदली क्यों है? अब इस बारे में हम बात करते हैं, तो समझना ध्यान से। दिल्ली से इतनी दूर ले जाने के लिए इसका कुछ तो टारगेट रहा होगा कि देवगिरी ये ले गया आपका, महाराष्ट्र में देवगिरी आपकी राजधानी को ले गया। तो इसके बारे में इतिहासकारों के बहुत मत हैं। इब्न बतूता का एक मूर्खता पूर्ण भरा मत है। इब्न बतूता ने कहा है कि सुल्तान दिल्ली के लोगों से बदला लेना चाहता था, और दिल्ली के बहुत सारे लोग इसको छद्म नाम समझते हो, झूठे नाम से पत्र लिखते थे और आपका मोहम्मद बिन तुगलक को गालियां देते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा इस राजधानी से पहले अपने लोगों को अलग करूं और फिर इनको सबक सिखाऊं। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने बोला इब्न बतूता का एक कथन एकदम मूर्खतापूर्ण है। किसी को बदला लेने के लिए एक सुल्तान राजधानी बदले। तो कहते हैं कि मैंने आपको कल बताया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारे सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी एक बात सामने आती है कि जो इसके लोग थे उन्होंने बताया कि अगर तुम भारत को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप एमपी में आप उज्जैन, इनके लोगों ने बताया कि आप उज्जैन को चुन सकते हैं। उज्जैन का सुझाव दिया गया इसको, ठीक है, जिसको इसने क्या कर दिया, सजेशन ऑफ उज्जैन को इसने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। बोला कि नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि देवगिरी के बारे में, एक तो देवगिरी सेंटर में नहीं है, देवगिरी सेंटर में नहीं है, ठीक है, देवगिरी सेंटर में नहीं है कि ये बोले कि भाई ये उत्तर और दक्षिण को कंट्रोल करना चाहता था। तो ये असफल क्यों है भैया? कहते हैं कि सारी की सारी जनता को इसने आदेश दिया कि सब लोग कहां जाएंगे, देवगिरी जाएंगे। अब जो लोग 170-80 साल से लगभग ये विकसित हुई थी दिल्ली, तब तक 180 साल दिल्ली को विकसित होते होते हो चुके थे। तो कहते हैं कि भाई जो इराक का बगदाद था उस समय, जो उसकी स्थिति थी, उतना विकसित दिल्ली हो चुकी थी। और दिल्ली के लोग जो यहां पर अपने व्यापार स्थापित कर चुके थे, अपने बिजनेस यहां स्थापित कर चुके थे, वो लोग छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। तो राजा का विद्रोह हुआ, राजा का विद्रोह होना शुरू हुआ, लेकिन उसने अपने इस आदेश को जबरन लागू कराया। बोले दिल्ली जाना है, दिल्ली छोड़कर जाना है तो जाना है। रास्ते में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, खाना, रहना, लोगों के यहाँ पर घर भी खरीदे गए, उनको पैसा दिया गया, मुआवजा दिया गया, ताकि वो वहां जाकर के नया व्यापार और नए घर ले सके।
लेकिन कहने की बात है सुल्तान ने सब कुछ किया, लेकिन डिफेमेशन का पात्र बना, लोगों की घृणा का पात्र बन गया, लोग हेट करने लगे मोहम्मद बिन तुगलक से। अब इसका फायदा बहुत बाद में हुआ, आप समझना, उस टाइम के लोग इसको नहीं समझ पाए, लेकिन ये भारत के लिए या किसी के लिए नहीं, वो जो कदम उसने उठाया वो इस्लाम के लिए उठाया, और इसकी वजह से दक्षिण में इस्लाम का प्रसार हो पाया। तो ये फायदा इस्लाम को हुआ, आगे आने वाले समय में हुआ कि दक्षिण में क्या हो गया, इस्लाम की बढ़ोतरी हो। कहने की बात है कि एक शासक के तौर पर उसका यह प्रयोग असफल रहा, क्योंकि उसकी जनता ने इसको नकार दिया। जनता ने सिर्फ और सिर्फ क्या दी, मोहम्मद बिन तुगलक को गालियां दी। जब जनता पहुंची आपका देवगिरी, तो जनता का मन नहीं लगा, ऐसा सिर पे बक्सा वक्सा लेके सब गए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा भाई लोगों का मन क्यों नहीं लग रहा है, तो कुछ दिन बाद बोलता वापस दिल्ली चलो। तो खून पीता है लोगों का, नहीं पीता है? तो खून पीता है कि नहीं, यस और नो? आप कहेंगे भैया इतने तो बिल्कुल खून पी लिया। दूसरा प्रयोग था प्यारे बच्चे सांकेतिक मुद्रा, 1329 में इसने चलाई, और ये बनी थी कांसे की, ब्रॉन्ज की। कांसा तो आप जानते हैं ना कि एक अलॉय है, ठीक है? तो ये सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होता है, टोकन मनी होती क्या है भाई, पहले ये समझे। अच्छा, आप सब लोगों ने 10 रुपए का नोट देखा है? 10, 20, 50, 100, 500 सभी नोट आपने देखे हैं? तो आप कहेंगे भैया जी हाँ देखे हैं। तो जो 10 रुपए के नोट की कीमत है वो कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं? कीमत का मतलब इसकी बाजार में कीमत क्या है? तो आप कहेंगे भैया 10 रुपए की कीमत आप पूछ रहे हो, 10 ही रुपए है, उसकी कीमत 10 ही रुपए है बाजार में। 500 रुपए की कीमत 500 रुपए है। लेकिन क्या उस 10 रुपए की कागज पे खर्चा 10 ही रुपए आया था, या 2000 के नोट को बनाने में 2 ही हजार रुपए लगे? ये शायद आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। तो पैसे सरकार क्यों ज्यादा नहीं छाप सकती, क्यों बोलते कि बहुत सारे पैसे बैंक नहीं छाप लेता, ये सब सब चीज आपको जाननी चाहिए। एक बोलते हैं ना कि जागृत छात्र का ये लक्षण होता है कि उसको इकोनॉमी में पकड़ हो। तो आप छोटी सी बात जाने, उसको हम लगभग 1 घंटा चाहिए, एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते हैं। तो कहने की बात है छोटी सी कि 20 रुपए की कीमत 20 ही है, लेकिन उसको 20 रुपए के नोट को बनने में खर्चा 20 रुपए नहीं लगा होगा। 2000 रुपए का जो नोट है उसको बनने में खर्चा 2000 रुपए नहीं आता है, लेकिन कीमत उसकी 2000। इसी को हम टोकन मनी बोलते हैं, जिसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक इतने दिन पहले सोच रहा था। दरअसल में चांदी में कमी आ गई थी, चांदी की कमी के चलते डिसीजन लिया गया, और जैसे ही चांदी की कमी आई तो लोगों को इसने क्या बोला कि अब हम कांसे की करेंसी चलाएंगे, उसकी कीमत चांदी के बराबर होगी। जबकि कांसा तो बहुत सस्ता होता है और चांदी महंगी थी। चांदी की कमी हो गई तो उसने क्या बोला, अब कांसे की करेंसी चलाएंगे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक का आदेश है कि कांसे को चांदी के बराबर समझा जाए। तो अब हुआ क्या, क्योंकि कांसा बहुत सस्ता है, तो कहते हैं कि उस समय के जो सुनार हैं हर घर में, इतिहासकार इसामी ने लिखा है कि हर घर में टकसाल खुल गई। टकसाल का मतलब सिक्के ढाले जाने लगे, सिक्के बनाए जाने लगे, और कांसे के सिक्के इतने ज्यादा बने तो कहते हैं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा पहाड़ उन कांसे के सिक्कों का इकट्ठा हो गया। मतलब अलाउद्दीन को बोल रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक की ये जो नीति थी, जो उसने लोगों के भलों के लिए कितने टाइम पहले सोच रहा है वो, कि मनी बराबर दिस, कोई मतलब नहीं चांदी का कैसा, इसकी एक कीमत होगी। 10 रुपए का कांसे का सिक्का तो वो 10 रुपए का होगा, लेकिन उसके ही अपने लोगों ने भ्रष्टाचार में उसको खो दिया, और हद से ज्यादा प्यारे बच्चे क्या कर लिए, सिक्के बना लिए। और कभी भी कोई भी देश हद से ज्यादा सिक्के बना ले या नोट बना ले, वो उसकी बर्बादी का कारण हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, सांकेतिक मुद्रा जो इसने बनाई, और ये आप लोग याद सकते हैं चांदी की कमी से, किसी को भी नहीं पता था इसने क्यों किया था, लेकिन एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है ईश्वर टोपा। ईश्वर टोपा नाम के इतिहासकार ने एक कथन दिया था, और एसएससी ने ये पूछा है, चांदी की कमी के चलते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सिक्के जारी किए, यह किस इतिहासकार ने कहा है? तो किस इतिहासकार ने?
क्या बोलेंगे? किस इतिहासकार ने? तो आपका आंसर आना चाहिए ईश्वर टोपा ने, ईश्वर टोपा ने। खुरासान अभियान जो इराक को जीतने के लिए, अब तुम समझना, तीसरा बेचारा असफल होगा। देखो सोच बढ़िया रहा है। बोलो मोहम्मद बिन तुगलक सोच क्या रहा है? समय से आगे सोच रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि ये जो इराक वाला क्षेत्र है, यहां से बहुत मंगोल आते हैं, कभी भारत पे आक्रमण करने, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। तो इसने खुरासान अभियान के लिए एक त्रिगठबंधन किया, जिसको बोलते तिहिरा गठबंधन, ट्रिपल अलायंस। और क्या बोलता है कि मुझे अब इराक जीतना है। और तिहरे गठबंधन में इसने किस किस को मिलाया? मिस्र, मिस्र देश को, और उसके साथ में ट्रांस, आपका क्या बोलेंगे, उसके बाद में ट्रांसोक्शियाना। और अगर हम बात करें यहां ट्रांसकोशियाना में आपका था तरम शरीन, तरम शरीन एक। ठीक है, समझना बात को। तो खुरासान अभियान इसने सोचा कि ये वाला एरिया से हमेशा मुल्तान पर, सिंध पर, दिल्ली पर आक्रमण होते रहते हैं, मंगोल आते रहते हैं। तो इसने बोला कि मैं इस खुरासान को जीतूंगा, इस पूरे एरिया को, इराक वाले एरिया को मैं जीतूंगा। तो इसके लिए इसको जरूरत थी, तो इसने किससे अलायंस किया? मिस्र देश से। और आपका ट्रांसकोशियाना का शासक था, इसी क्षेत्र में पड़ता था आपका तारामाशरीन, जो मोहम्मद बिन तुगलक उसको पहले हरा भी चुका था। तीनों मिल गए इसके साथ में। एक साल की प्लानिंग की गई, सोचना, 1 ईयर प्लानिंग। बहुत सारे लोगों को भर्ती किया गया, 3 लाख की सेना का गठन किया गया कि खुरासान अभियान के लिए 3 लाख की सेना जाएगी। और पहले से, 1 साल पहले से उन सबको एक स्पेशल वेतन दिया जा रहा है कि तुमको खुरासान अभियान के लिए चलना है। इनको जानकारी निकलवाने के लिए उस समय खुरासान की बहुत बड़ी, जो यहां पर बड़े पद थे मिस्र में, ट्रांसकोशियाना में, वहां के लोगों को बहुत बड़ी धनराशि खर्च करी गई, बहुत पैसा दिया गया, बहुत जबरदस्त पैसा दिया गया, इतना खर्चा हुआ। लेकिन जैसे ही 1 साल की वो प्लानिंग को पूरा करने का नंबर आया कि अब चलते हैं खुरासान जीतने, तो इस तरसरीन को तो इसके चचेरे भाई ने गद्दी से हटा दिया था। ठीक है, और मिस्र का जो शासक था वो मारा गया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना भी रखी की रखी रह गई। बोले क्या हो गई? वो योजना रखी की रखी रह गई। बात समझ में आई? ठीक है। कराचिल अभियान, कराचिल अभियान ये हिमाचल और चीन के लिए था। अब बेचारा इधर तो फेल हो गया, अब बोला इधर जाऊंगा मैं, इधर जाऊंगा। तो इधर इसने अपना एक सेनापति, जो दरअसल में इसका भतीजा था खुद का, यहां इसने सेनापति भेजा खुसरो मलिक को, खुसरो मलिक। और 1334 की बात है। कराची अभियान कब हुआ था? 1334 से 35 के बीच। बोले जो चीन वाला क्षेत्र है इसको जीत लो जाकर के, चीन वाला क्षेत्र जो। अब ये सेनापति खुसरो मलिक जो गया, ये एक जिद्दी आदमी है। तो यहां बहुत सारा जगह इन्होंने, जो हिमालय के निचले स्थान थे वो इन्होंने जीत लिए। तो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और चौकी अपनी बनाते जा रहे हैं। तो इसको इसने कहा था कि पहले निचले क्षेत्र को जीतो और फिर धीरे धीरे योजना बना के तब आगे बढ़ना। लेकिन खुसरो मलिक को लालच आ गया कुछ जगह जीतते ही, और सेना को आगे आगे बढ़ाता जा रहा है लगातार। भाई साहब ये कहते हैं कि अलाउद्दीन की सेना को पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने ऊपर पत्थरों से मारा, और जब सेना भागती हुई वहां से आई तो भागते भागते को मारा। तो जो भागते भागते को कैसे मारा होगा? तो हुआ क्या यहां पर कि कहते हैं कि 3 लोग शेष बचे, 3 लोग शेष बचे उन 40,000 लोगों में से जो इस अभियान के लिए भेजे गए। 3। तो बोलो इसका बेचारे का क्या हाल हुआ? इसकी गलती है क्या कोई? ये जीतना ही तो चाह रहा है। ठीक है, चलो भाई। सर सिक्के पे क्या लिखा हुआ? बच्चा मुझे पे उर्दू पढ़नी नहीं आती। यार तुम कहाँ ध्यान चला जाता है तुम्हारा? देखो सारे मेरी बात नहीं सुन रहे, कह रहे सिक्के पे क्या लिखा हुआ है। राजा का नाम होता था। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट। तो आब कर में वृद्धि, इसको 1/2 कर दिया गया, 1/2। तो अब क्या होता है जी, ये समझे जरा। देखो अगर आप लोग भारत की नदियों के बारे में जानते हैं,
तो आपको प्यारे बच्चे ये पता होना चाहिए कि जो गंगा और आपका यमुना है, गंगा और यमुना, इनके दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो लगभग हर जगह, अगर हम बात करें एक एवरेज निकाल के, तो लगभग 125 से 150 किलोमीटर है। ये आपका गंगा बहती है इधर, इधर यमुना इसमें मिल जाती है। तो इनके बीच का जो ये एरिया है गंगा और यमुना, तो ये दो नदियां हो गई। तो आब का मतलब होता है जल, वाटर, पानी। तो दो जल के बीच की जो भूमि है, ये भारत की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक मानी जाती है। तो दोआब में इसने कर वृद्धि कर दी। क्यों पैसा इसने बढ़ा दिया? क्योंकि जब इसके 4 बड़े अभियान इतने निष्फल हो चुके हैं और मोहम्मद बिन तुगलक को मिला था बहुत पैसा, भाई खिलजी ने बहुत पैसा इकट्ठा किया जबरदस्ती टैक्स इकट्ठा करके, तो मोहम्मद बिन तुगलक को राजकोष भरा हुआ मिला था, बहुत अकाउंट मिला था इसको। वो अकाउंट इसने अपने इन 4 अभियानों में खाली कर दी। दिल्ली का राजकोष खाली हो चुका है। और समझना कि अब इसने क्या किया कि दोआब के क्षेत्र में एक भूमि चिन्हित कर ली, और उसके लिए कहते हैं कि 60 वर्ग किलोमीटर ये जमीन थी, जिसके लिए वैज्ञानिक, अब यही एक रास्ता बचा था जिसके लिए वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिकों को, जानकार लोगों को लगाया गया। बोला इस क्षेत्र का उत्पादन हमको बढ़ाना है। 60 वर्ग किलोमीटर का जो ये एरिया था, इसका हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो फसलें की गई, 2 साल का टारगेट रखा गया और फसल बोई गई। लेकिन बाद में क्या किया गया कि जो टैक्स था उसको इसने बढ़ा दिया, क्योंकि पैसे की जरूरत थी। ठीक है। और याद रख लेना, इसने किसानों के लिए, जब किसान यहां पर फिर बाद में आपका बोलते हैं कि आपका क्या बोलते हैं उसको, तुम बताओ, क्या आ जाता है आपका जब सूखा पड़ता है, अकाल की स्थिति जब यहां पैदा हुई, तो अकाल की स्थिति में क्या किया इसने, फिर किसानों के लिए दीवाने अमीर को ही बनवाया। और इसने किसानों के लिए, याद रख लेना, तकावी ऋण दिया। एक तकावी ऋण मतलब ताकि आप अपनी फसलों के लिए, फसल बोने आदि के लिए, जोतने के लिए जो खर्चा है वो राजा से ले, अपनी फसल आप बोए। इसने तकावी ऋण भी दिया, तकावी ऋण भी दिया। और जिसकी, प्यारे बच्चे, धनराशि बात करें तो वो धन उस समय लगभग 2 करोड़ रुपए था। 2 करोड़ रुपए इसने लोगों की मदद के लिए दिए, क्योंकि इसका ये सिस्टम भी फ्लॉप हो गया अकाल की वजह। कोई दिक्कत? आगे चलें। नेक्स्ट, इसी के समय इब्न बतूता मोरक्को से 1333 में आया। इस बच्चे को ब्लॉक कर दो। हाँ सर, प्लीज टॉपिक पे आओ। संजीव साक्य, आया मजा? मैंने बोला जब भी मैं कमेंट सेक्शन देखूं और मुझे लगे कि कोई, मैंने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी थी भाई, नहीं कोई फोटो लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ब्लॉक। तुम्हें किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत करना मत, मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसे मैं तो बता रहा हूँ ये राजा ऐसे शासन करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी के समय इब्न बतूता मोरक्को से आया। इब्न बतूता, प्यारे बच्चे, एक बहुत विद्वान व्यक्ति है, और इतना विद्वान है कि इसको इसने क्या बना दिया था, दिल्ली का काजी। यानी दिल्ली में काजी का मतलब हो गया, जैसे आज दिल्ली में हाई कोर्ट है तो न्याय विभाग का प्रमुख, तो दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ, ऐसे समझो। इसकी विद्वता से खुश होकर एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी बनाया और अपना दूत बनाकर 1342 में चीन भेजा। ये दोनों ही क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है कि इब्न बतूता कब आया। एसएससी सीपीओ पूछा गया, दिल्ली पुलिस 2020 पूछा गया, और सबसे बड़ी बात थी कि जैसे ही पेपर सेट खुला, दोनों ही परीक्षाओं में पहला क्वेश्चन था, इब्न बतूता भारत किस वर्ष आया? तो किसके समय पर आया है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया है। ठीक है, बोलेंगे भाई। सतीश कुमार जी, वो डेटा बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मिलता है, क्योंकि ये इतिहासकारों में, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि सतीश शर्मा जी ने लिखा कि 70 लाख रुपए इसने किसानों के लिए खर्च किए और वो असफल रहे। लेकिन उसको बहुत सारे इतिहासकार झुठला देते हैं इस बात को कह करके, क्योंकि जो लिखित वर्णन मिलता है वो मिलता है हमको फिरोज शाह तुगलक के समय का, और फिरोज शाह तुगलक के समय, इस समय की गणनाएं भी जारी होती हैं कि 2 करोड़ रुपए किस तरह माफ किए गए। तो ऋण कितने का रहा होगा? 2 करोड़ का, तभी वो माफ हुआ। समझे बात को? इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल रिहला,
जिसमें उस समय के शासकों के बारे में इसने लिखा, जो शासन कर रहे थे, तो तुगलक वंश के बारे में लिखा और तुगलक वंश से पहले का। तो दिक्कत, एमबीटी के समय 1336 में राय बंधुओं ने, हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। इसको अभी आप मतलब बैंक में डाल लीजिए अपने, विजयनगर साम्राज्य हम पूरा पढ़ेंगे। तब मैं विजयनगर पढ़ा हूं, तो आपको सिर्फ दो चीजें पता होना चाहिए कि विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई, किसके टाइम पर हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। ठीक है। और हरिहर राय और बुक्का राय, इनके गुरुजी का नाम था विद्याधर और इनकी राजधानी थी विजयनगर की हम्पी। क्या थी? हम्पी। ठीक है। एमबीटीसी के समय 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसने की। इतनी बात में कोई दिक्कत? ये अलाउ आपका मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ जरूरी बातें थी। और इसकी मृत्यु जो हुई है, मृत्यु हुई है इसकी आपका 1351 में, 20 मार्च की डेट लिख सकते हैं आप, 1351 में लू लगने की वजह से, लू लगने की वजह से, लू लगने की वजह से मतलब क्या? लू जानते हो ना, गर्मियों में चलती हैं गर्म हवाएं, गर्मियों में गर्म हवाएं जो चलती हैं। अब दरअसल में गर्म हवाओं का शिकार राजा क्यों हो गया, ये भी समझने की बात है। देखो, दरअसल में यहां गुजरात में एक व्यक्ति था तागी, गुजरात में तागी नाम के एक व्यक्ति ने मोहम्मद बिन तुगलक से विद्रोह कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सेनापति भेजे, विद्रोह दबा नहीं सके तो मोहम्मद बिन तुगलक खुद गया, एक बड़ी सेना लेकर के गया। तो ये जो तागी है, ये गुजरात छोड़ करके सिंध भाग गया। तो सिंध में फिर यहां पर तय किया मोहम्मद बिन तुगलक ने कि तागी को सिंध ही जाकर के मारेगा। और जब सिंध पहुंचा तो यहां थट्टा पहुंच ही रहा था। कौन सी जगह थी? ये थट्टा जगह है, थट्टा, सिंध। थट्टा सिंध में क्या हो गई? इसकी मौत हो गई। और सबसे बड़ा संकट आ गया दिल्ली की गद्दी पर, क्योंकि भैया दिल्ली के पास अब पैसा नहीं बचा है। अलाउद्दीन मैं बार बार बोल देता हूं, मोहम्मद बिन तुगलक की ऐसी जबरदस्ती की नीतियों की वजह से कि मैं ऐसा करूंगा, और बहुत दूरगामी सोच रखने की वजह से, राजधानी परिवर्तन, फिर आपका क्या बोलोगे, सांकेतिक मुद्रा चलाना, समय से आगे की सोच रखना, भारत को कंट्रोल ना करने के बारे में सोच करके भारत के बाहर जीतना, खुरासान को, चीन को जीतने का स्वप्न देखना, तो इतने आगे की सोच रख रहा है, बहुत लंबी, खुद को सिकंदर समझ रहा था। लेकिन क्या बोलेंगे, लेकर के क्या गया एक शिक्षित आदमी दुनिया से? इस दुनिया की गालियां। लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को जो गालियां दी है ना, उसने बोला, कहते ना, इसीलिए तो कहते कि जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो ये कहा गया कि लोगों को तो इससे मुक्ति मिली और इसको लोगों से मुक्ति मिली। समझे बात को? तो दिक्कत, ये दो साम्राज्य इसके टाइम पे बने हैं। अब दिक्कत दिल्ली साम्राज्य पर क्या हुई? एक तो पैसा नहीं है और उत्तराधिकारी नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक का कोई लड़का नहीं है। अब राजा कौन बनेगा? तो राजा कौन बनेगा तुम बताओ? क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? अब राजा के तो बेटा नहीं है। तो ये जो सेना थट्टा में गई है और खुद इनका राजा मर चुका है, तो वापस लोग भाग लिए दिल्ली के लिए। और इसमें कई छोटे छोटे सेनापति तो ये सोच रहे हैं कि जाकर के दिल्ली की गद्दी पर अब मैं बैठूंगा। और इस लौटती हुई सेना जो सिंध से लौट रही थी, इस लौटती हुई सेना के लिए कहते हैं कि आपस में ही मारकाट रास्ते में ही होने लगी। अब लोग सोच रहे हैं इसके कोई लड़का नहीं है तो गद्दी पे कौन बैठेगा। तो उस समय एक अच्छा डिसीजन लिया गया, जो इसके सिपह सलार थे, उन सिपह सलारों में इसके नजदीक व्यक्तियों में सबसे नजदीक व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, जिसके पिता का नाम क्या है, यहां आप देख सकते हैं। यह गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। गयासुद्दीन तुगलक जानते हैं? जीएसटी, जो गद्दी पर कब से कब तक रहा? 1320 से 25। और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? एमबीटी। ठीक है, ये कौन है? इसका पुत्र है एमबीटी। ये था 1325 से 51। और जीएसटी का जो भाई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मत बोल देना, इसके भाई का नाम है रज्जब, जो सेवा दे रहा था राज्य को। और इस रज्जब का जो पुत्र है, उसका नाम है आपका एफएसटी फिरोज शाह तुगलक।
जीएसटी, एमबीटी, एफएसटी, कोई दिक्कत? चलो भाई, इतिहासकार कैसे पता करते हैं उतनी पुरानी बात? बच्चा, लेखन है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो तुलना करते हैं, पढ़ते हैं इस इतिहासकार ने क्या लिखा है ना? अब जैसे फिरोज शाह तुगलक के समय का हमको पढ़ना है, तो इसने फुतुहात फिरोज शाही लिखी, तो उसको पढ़ोगे आप, ठीक है? इसी के समय अन्य इतिहासकार जो हुए, उन्होंने जो किताबें लिखी, तो फिर आप एक क्या करोगे, एक कंपैरिजन करोगे उस समय की पुस्तकों पर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता सारे इतिहासकारों ने उस समय के ने झूठ लिख दिया होगा या सभी ने सच लिख दिया हो एकदम से, तो वो एक तुलना से ही पता चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। फिरोज शाह तुगलक क्या बोलते, आम सहमति से गद्दी पर बैठा, सिपह सलार है और इसके नजदीकी लोगों में से एक है। सबसे बड़ी बात है कि फिरोज शाह तुगलक की परवरिश भी किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी, अपने पुत्र की तरह पाला। प्रेम इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया है, तो चचेरा भाई है क्योंकि, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको अपने साथ रखता था। और कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि इसके बाद गद्दी पर कौन बैठे? गयासुद्दीन तुगलक बैठे। ठीक है, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक बैठे। क्या बोलता था मोहम्मद बिन तुगलक कि मेरे बाद गद्दी पर कौन बैठे? फिरोज शाह तुगलक बैठे, लेकिन वो इसकी घोषणा नहीं कर पाया, वो इसको घोषित नहीं कर पाया। तो दिक्कत भैया, चमड़े के सिक्के के बारे में बताएं। मैं बताऊंगा आपको चमड़े के सिक्के के बारे में, एक बार हुमायूं आने दो, तब मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उस तरह का प्रयास किया था। वो चीजें मैं सिक्के के समय पर बताऊंगा, ठीक है? आगे आएंगे। ये सिकंदर लोदी का और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया। अग्रगामी, अग्रगामी क्या होता है? जैसे मान के चलो आज मैं आपको कुछ इतिहास पढ़ा रहा हूं, और ऐसा ही इतिहास कल आपको कोई पढ़ाए, तो ऐसा इतिहास पहले किसने पढ़ाया? मैंने पढ़ाया, तो मैं उस व्यक्ति का क्या हो गया? अग्रगामी हो गया। मुझसे भी पहले कोई पढ़ा चुका था, वो मेरा अग्रगामी है। तो अग्रगामी का मतलब जिसने ऐसे ही काम पहले किए हों, जिसने, तो कहते हैं कि देखो, जो फिरोज शाह तुगलक की मां है वो थी हिंदू। कौन थी? हिंदू। इनका नाम था क्या आपका? बीबी जैला। बीबी जैला। तो लोग फिरोज शाह तुगलक पर शक करते रहे, बोले ये एक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है और इसको गद्दी से उतार देना चाहिए। तो कहते फिरोज शाह तुगलक के अंदर इससे एक अग्नि पैदा हुई। अब लगेगा ना आदमी को, खुद को सिद्ध करेगा, बोल रहा कि मैं मुसलमान हूं। अब लोग कह रहे नहीं, इसकी मां हिंदू है तो ये सच्चा मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों के साथ दगा करे। इस तरह की बातें होने लगी। तो इसकी नीतियां इतनी कठोर हो गई हिंदुओं के प्रति कि ये खुद को ये दिखा पाए इस्लाम, इसने खूब अत्याचार हिंदुओं पर किए। जैसे अत्याचार आपका सिकंदर लोदी और औरंगजेब के समय हुए, ऐसे अत्याचार इन दोनों से भी पहले फिरोज शाह तुगलक ने किए। ये क्या हो गया? इन दोनों का अग्रगामी, मतलब इन दोनों से पहले हो गया। सल्तनत काल का अकबर, एलियट ने इसको कहा है, जिसको बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते हैं कि इसकी अकबर जैसी नीतियां नहीं थी। फिर भी क्योंकि जनता एक कर्ज में दबी हुई थी, इसने लोगों की राहत के लिए कई काम किए। अलाउद्दीन खिलजी के समय 24 टैक्स लिए जाते थे, इसने 24 टैक्स को खत्म करके बोला सिर्फ 4 टैक्स और एक खेती पर, कुल मिलाकर के 5 टैक्स की बात इसने की। तो कहते इसने लोगों को मुक्ति दी थोड़ी, तो एलियट ने इसको बोल दिया सल्तनत काल का अकबर। ठीक है। वास्तविक नाम क्या है? कमालुद्दीन फिरोज, ये इसका सच का नाम था। और इसकी माता का नाम क्या है आपका? बीबी जैला। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो क्या बात समझ रहे हैं? इस समय दिल्ली के पास पैसा है या नहीं है? बोले एक बार, दिल्ली के पास इस समय पैसा है या नहीं है? तो आप कहेंगे भैया मोहम्मद बिन तुगलक सब कुछ खाली कर चुका है। बहुत बढ़िया जी अनिकेत, वेरी गुड, थैंक यू। क्योंकि मैंने बोला कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सब कुछ क्या हो चुका है? मोहम्मद बिन तुगलक सब कुछ खाली कर चुका है। ठीक है। तो कहने की बात है फिरोज शाह तुगलक को मिला है खाली खजाना, और फिरोज शाह तुगलक की जो खाली खजाने को भरा, वो भरा है मकबूल ने। भैया मकबूल कौन है? तो ये नाम जब आप कभी फिरोज शाह तुगलक को पढ़ें तो ये नाम आपको कभी नहीं भूलना। ठीक है।
याद रख लेना, एफएसटी का प्रधानमंत्री था। और एफएसटी इतना महान शासक नहीं है, वो जीरो है, तुम ये समझ लो। जो सारी चीजें, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को हर समय महान बनाने वाले व्यक्ति कौन है, वो आचार्य चाणक्य हैं। ऐसे ही इसके पास एक व्यक्ति है, एफएसटी के प्रधानमंत्री का नाम है, जिसको उपाधि दी इसने आपका खान ए जहां, खान ए जहां। और नाम है व्यक्ति का खान ए जहां मकबूल, खान ए जहां मकबूल। दरअसल में मकबूल मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी है। तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जो बाद में कन्वर्टेड हो गया था इस्लाम में, एक मुसलमान बन गया था। ठीक है, तेलंगाना से संबंध था। तो ये लगभग 1370 तक, 1351 से 88 कौन है आपका, फिरोज शाह तुगलक। तो इसके 1370 तक तो रहा मकबूल, और बाद में रहा इसका बेटा। लेकिन सुविधाएं आप सुनोगे ना उस समय की मकबूल की सैलरी थी 13 लाख टंके, 13 लैक्स। टंके समझते हो ना, एक सैनिक को मिलते थे 78 टंका। अब सोचो इसका वेतन कितना गुना है। ऐसे समझो जैसे गूगल में सीईओ को सैलरी मिलती है, अमेजोन में सीईओ को सैलरी मिलती हो, इतनी बड़ी सैलरी। तो ये जब इसको इतना बड़ा वेतन दिया गया, तो ये कभी आपका भ्रष्टाचार का शिकार नहीं हुआ, इसने धोखा नहीं दिया। और मकबूल के बारे में लिखा हुआ है कि खान जहां मकबूल के पास उस समय के सभी देशों से स्त्रियां मंगा करके इसके हरम में भेजी गई। और जो प्राचीन शासक थे वो हरम का बहुत प्रयोग करते थे। हरम मीन्स स्त्रियों की संगत, स्त्रियों से घिरे रहना, जिसमें अकबर भी घिरा रहा। 1556 से लेकर के 1562, 6 साल उसके शुरू के हरम में घिरे रहेंगे, स्त्रियों से घिरे रहना। तो कहने की बात है ये इंटेलिजेंट था, और इसी ने शासन चलाया है फिरोज शाह तुगलक का। किसने, खान ए जहां मकबूल ने, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिर इसके बेटे ने चलाया है। तकावी ऋण जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को दिया था, उसने इसको माफ कर दिया। और ये ऋण कितना था, एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दें फटाफट से, कितने का ऋण दिया था। अब इसने भैया पैसा क्यों माफ कर दिया, देखो दो कारण थे। एक तो पैसा दिल्ली के पास वैसे भी नहीं है, और एक क्या था कि जो दिल्ली की गद्दी थी उसके प्रति लोगों में घृणा हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों को एकदम थका दिया था, परेशान कर दिया था। तो जनता गाली देती थी सुल्तान को, तो लोगों को लगता था। और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है फिरोज शाह तुगलक के ऊपर, किसकी मां हिंदू है। तो इसने लोगों का दिल जीतने के लिए क्या बोला कि वो 2 करोड़ रुपए अब माफ कर दिए जाएं, 2 करोड़ रुपए। ठीक है, और ऐसे ही माफ नहीं किए, विश्वास हासिल करने के लिए जिन अमीरों के पास सुल्तान का कर्जा था उनके नाम की लिस्ट बोली गई, दरबार लगा करके सबके नाम लिए गए, और उस लिस्ट को फाड़ दिया गया। लोगों में बोला गया फिरोज शाह तुगलक एक उदार व्यक्ति है। लोगों का पैसा माफ हो जाना चाहिए, लोगों को और क्या चाहिए, बिजली का बिल माफ कर दो। हमारे देश में एक अमुक सीएम सब कुछ फ्री फ्री कह करके लोगों को लूट लेते हैं। देश में अगर सब कुछ फ्री नहीं हो सकता है, आप सोचें एक बात, सब कुछ कैसे फ्री हो जाएगा। तो कहने की बात है, आप ये बात समझ सकते हैं कि लोगों को जब फ्री का कुछ मिलता है तो लोग उस तरफ बड़े खुश होते हैं। सल्तनत काल के 24 टैक्स इसने खत्म किए। सिर्फ इसने बोला कि अब टैक्स की चोरी बहुत हो रही है, 24 टैक्स से लोगों पर दबाव है, ऐसा टैक्सेशन बनवाओ कि टैक्स आए, जो पैसा नहीं आ रहा वो पैसा आए। ठीक है, देखेंगे। खराज कर भूमि पर लगता था, जो उत्पादन होता था फसल का, मान के चलो 100 मन गेहूं है तो 100 मन गेहूं मतलब आपका 100 गुणा 1 मन में 40 kg। इतना गेहूं किसी के पैदा हुआ तो उसका 1/6 राज्य को जाए, सुरक्षा के लिए, आदि के लिए। क्यों भैया ये क्यों लेते थे, खेत वो कर रहे हैं। दरअसल में क्या होता था प्यारे बच्चे, जब विदेशी सेना आती थी तो इन सब गेहूं वेहूं को रौंद के चली जाती थी। सोचो 4 लाख लोग हाथी घोड़े रथ लेकर रुक रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, बर्बाद करती हुई। तो ये लोग राजा की ड्यूटी देते थे कि राजा हमको सुरक्षित करेगा। ठीक है, जकात कर 2.5%, ये इसने मुस्लिमों से ही लिया कि तुम्हारे धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये आपको देना है। ठीक है, सर ये मकबूल कहाँ से लाया, मैंने बताया ना आपको, ये तेलंगाना का था। तो इसने संपर्क किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में गया था देवगिरी, तो उस समय तेलंगाना का एक व्यक्ति है जो इनमें आकर के शामिल हो गया था।
बहुत बढ़िया मेरे दोस्त शोभित शर्मा, बहुत थैंक यू। जजिया कर, इसने ब्राह्मणों पर, इसने हिंदुओं को जिम्मी कहा। देखो मैंने आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में बोलो सबसे पहले जजिया किसने लगाया, तो आप कहेंगे कासिम ने सिंध पर लगाया था। और जजिया की एक छोटी सी कहानी अब तक समझे। सिंध पर जजिया कभी कोई पूछे, लिख लो इसको साइड में। जजिया सिंध पर किसने लगाया, तो आप क्या बोलेंगे, कासिम ने लगाया था। अगर पूछे कश्मीर में जजिया किसने लगाया, तो कश्मीर में जजिया लागू किया था ऐबक ने। और आपसे पूछे कि जो ब्राह्मण थे उनके ऊपर जजिया किसने लगाया, तो वो लगाया है आपका फिरोज शाह तुगलक ने। हिंदुओं को इसने जिम्मी कहा, जिम्मी मतलब गैर इस्लामिक व्यक्ति जो अब तक जजिया नहीं देते थे, क्योंकि ब्राह्मणों, विधवाओं, विकलांगों से जजिया नहीं लिया जाता था। इसने बोला कि इन ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल अब तुम करो। तो बहुत पूछा जाता है ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगा। खुम्स कर, ये किसका कर था, ये लूट का कर था। अच्छा बोले अलाउद्दीन कितने परसेंट ले लेता था लुटेरों से, बोला तुम कुछ लेके आए हो तो 4/5, 80% ले लेता था अलाउद्दीन। इसने बोला 20% लेंगे तो कम से कम पैसा आएगा और ये लोग गड़बड़ी नहीं करेंगे। ये 4 टैक्स है, ठीक है। आगे इसने सिंचाई कर हब ए सर्व लगाया, उपज जितनी उपज होगी उसका 10% अतिरिक्त देना होगा, क्योंकि याद रख लेना सबसे ज्यादा नहरें किसने खुदवाई थी, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे ज्यादा नहरें किसने, एफएसटी ने। और तुगलक वंश के दौरान ही नहरों का सबसे ज्यादा निर्माण हुआ। तो दिक्कत इतनी बात में, तो 5 चीजें समझ गए इसकी। आगे बहुत बढ़िया। 4/5 होता था, अरे भाई तुमने सब कुछ रट रखा है क्या। वैभव संतोष टू मच थैंक, ये आपकी समझ है कि आप इतिहास को समझ पा रहे, आप उतने कंसंट्रेशन से पढ़ते होंगे दोस्त, अदरवाइज नहीं। चलो कोई दिक्कत। एक बच्चा कह रहा सर जी आप मोदी भक्त हो, पैकू हो। तो मैंने कब कह दिया मैं मोदी भक्त हूँ। खुद ही मान लिया तुमने। घिसे हुए दिमाग के बच्चे। चलो भाई आगे आएंगे, आगे आएंगे। और क्या पता मैं हूं भी, क्या पता नहीं भी, तुम्हें क्या पता उस बात से, तुम्हें क्या लेना। अच्छा तुम भी तो किसी के भक्त होगे, किसी ना किसी के, माता पिता, भगवान, कोई ना कोई किसी न किसी का भक्त होता ही है, कोई ना कोई आइडियल होता है किसी के। मेरे भी अपने गुरु हैं, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। कुछ भी आइडियल ऐसे बना लेते तो अपने पास है, पगलू हो। तुम्हारी बुद्धि का विकास कब होगा, तुम ये सोचना। भगवान करे एक दिन वो आए कि तुम्हारी बुद्धि विकसित हो। आगे आए। दुनिया में और भी तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अच्छा आप सोचो आपके दिमाग में कोई और विचार क्यों नहीं आया, आपका दिमाग कितना संक्षिप्त है कि आपके दिमाग में, मैंने बोला कि एक आदमी फ्री की बात करता है तो आपके दिमाग में दूसरी इमेज मोदी की बनी। तुम्हारा दिमाग कितना लिमिटेड है, ज्यादा नहीं सोच पाता है। और भी तो पार्टियां, ऐसा हो सकता है कि मैं किसी और पार्टी का समर्थक हूं, क्या पता। देश में बीएसपी है, देश में समाजवादी पार्टी है, इतनी सारी पार्टी देश में है। आसपा है, आजाद समाज पार्टी है देश में। और क्या पता मैं किसी का समर्थक हो ही ना, क्या पता राजनीतिक दलों में रुचि ही ना हो कोई, कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐसे फिक्सेशन क्यों। चलो, अगर भक्त बनना है ना कभी जिंदगी में, तो भक्त बनना अपने माता पिता और गुरु। ये 3 ही लोग हैं जो चाहते कि जीवन में निस्वार्थ चाहते कि आप कामयाब हो। नहीं कामयाब हो गए तो बेटा माँ बाप भी डंडा बजा के निकालते हैं, फिर घर से, सोच लेना। आएंगे एक बार। इसके समय की बात है, इतलाक प्रथा इसने शुरू की। दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल, दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसका है, वो प्यारे बच्चे है आपका फिरोज शाह तुगलक का, याद रख लेना। इतलाक प्रथा का मतलब था कि जो टैक्स वसूलना होता था, टैक्स वसूलने के लिए इसने बोल दिया कि जो टैक्स वसूला जाएगा, जो लोग टैक्स वसूल के लाएंगे 50% उनका होगा, ताकि टैक्स बढ़े, क्योंकि पैसा नहीं था।
और इसमें इसके सैनिकों ने बेईमानी की। जितना टैक्स लाते थे तो क्यों बताएं कि हम इतना लेके आए, उतना ज्यादा उनको देना पड़ता था। 100 रुपए लाएंगे तो 50 रुपए देने पड़ेंगे ना, तो बताते थे जी 30 ही रुपए लेके आए हैं। तो ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण बनी। ठीक है। इसने एकता प्रथा को पुनः शुरू किया। अब मुझे बताओ एकता किसने शुरू की थी, फटाफट से बोलेंगे तो आप कहेंगे एकता भैया इल्तुतमिश के समय शुरू हुई, और इल्तुतमिश के समय शुरू हुई, इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। और ये आपका खत्म किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने बोला था कि मैं सैनिकों को नगद वेतन दूंगा, लेकिन इसने एकता प्रथा को पुनः शुरू किया और उसे वंशानुक्रम कर दिया। इसे ही विरासत का सिद्धांत कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसके समय पर लागू हुआ था? तो क्या बोलोगे? फिरोज शाह तुगलक के समय। भैया जरा बताइए क्या था। देखो, अब तक क्या था कि इल्तुतमिश ने एकता दी, और जिनको एकता मिली वो इक्तेदार कहलाए। जमीन का एक टुकड़ा मिला। तो जमीन का टुकड़ा क्यों दिया गया जी? तो जो लोग सेना में थे, सैनिक थे, उन्हीं को तो दिया गया। अब सैनिक तो मर गया, एक दिन युद्ध में मर गया, या मान के चलो आपका वो बूढ़ा होकर के रिटायर हो गया, लेकिन एकता उनके पास थी। बलबन, मैंने तुमने बताया था, बलबन ने क्या किया था? बोला एकता छीन लो, इनसे पैसे दे दो जिन जो अब सेना में नहीं है। लेकिन उसका विरोध हुआ, उसने डिसीजन वापस ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको डिसमिस कर दिया, बोला सिर्फ सिर्फ कैश जाएगा, नगद वेतन जाएगा। लेकिन इसने लोगों का विश्वास जीतने के लिए फिर से क्या कहा? इसने बोला कि एकता फिर से दी जाएगी। और एकता क्या बोला? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में इसने बोला कि आज जिसको एकता मिली है, अगर ये ना भी रहा तो फिर इसका जो पुत्र होगा उसको एकता वो मिल जाएगी, और फिर उसके पुत्र को मिल जाएगी। अगर इसके पुत्र ना हुआ हो, और ये चाहे तो अपनी पुत्री को दे सकता है, और पुत्री को ना चाहे तो दामाद को भी अपनी इस एकता को दे सकता है। ये चाहे तो अपने किसी नौकर या दास को ये एकता दे सकता है। तो अपने वंश में जिसको ये चाहे उसको क्या बोलेंगे? उसको ये एकता दे सकता। ठीक है। इसके समय में सर्वाधिक दास थे, जिनकी संख्या बताई जाती है 1.0 से 1.80 लाख। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। ठीक है। दास मतलब बहुत सारे लोगों को इसने दास रखा, क्योंकि इसने बहुत सारे काम कराए। दास का मतलब समझ रहे हैं? कि जिनको ये युद्ध करके बंदी बना लेते थे, और कहते हैं कि इतने दास थे लोगों के पास में कि जितने भी आक्रमण हुए, वो मैं आपको भी तैमूर लंग होगा जब बताऊंगा उसके। ठीक है, यहां से देखें तो दिक्कत। इसके समय में सर्वाधिक दास थे। और दास क्यों होते थे? क्योंकि मान के चलो, ये जैसे आपका फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभों को खिंचवा करके लाया, तो पहले ऐसे तो था नहीं, ट्रक में आ गए, तो 10,000 दास उसी में लगे हुए हैं, एक स्तंभ को उठा के ला रहे हैं, खचेड़ के ला रहे हैं, रख रख के ला रहे हैं। 20,000 दास दूसरे स्तंभ पे लगा दिए। तो इसके कामों के लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट, इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी, क्योंकि पैसा इसके पास नहीं था, दिल्ली का राजकोष खाली था। तो इसने बोला कि एक स्थायी सेना हम नहीं रखेंगे, जो अलाउद्दीन खिलजी ने रखनी शुरू की। इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए। दासों के लिए इसने बनवाया दीवान ए बंदरगान। और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या थी तो उनको कंट्रोल भी करना था। और दीवानों की भर्ती के लिए कौन सा दास जो लोग थे, स्लेव थे, नौकर थे, उनको भर्ती करने के लिए क्या बनवाया इसने? अर्ज ए बंदरगाह। तो भर्ती ऐसे समझ सकते हो, अर्जी देना, और दीवान ए बंदरगाह नियंत्रण के लिए। दान के लिए इसने बनवाया दीवान ए खैरात। लेकिन खैरात किसको दी इसने? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को और विधवाओं को। हिंदुओं की कोई मदद नहीं। मैंने बोला सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने जैसे क्रूर ढाए हैं, आपको जानना चाहिए कि भारतीय इतिहास और अस्मिता के ऊपर जो हमला किया है वो लोग कौन थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया वो मुगल काल नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? तो मुगल काल तुम नहीं पढ़ोगे ना, तुमको नहीं पता चलेगा, तो तुमको हमेशा जो लोग महान बताए गए वो तुम तो महान ही समझोगे। तुम्हारे बच्चे कल को पढ़ेंगे नहीं तो बोलेंगे कि महान था वो। तो तुम्हें पता कैसे चले कौन है? तो पढ़ोगे, तो पढ़ना जरूरी है। किसका अत्याचार क्या है, दिल्ली किस तरह लूटी गई है। मैंने क्या बोला? दिल्ली की पहचान खत्म कर दी। अब इन लोगों को ये नहीं पता मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली कैसे चलानी है। सेंट्रलाइज्ड कर ही नहीं पा रहा है खुद को।
खुद ही केंद्र नहीं समझ पा रहा है कि राज्य किस तरह चलाया जाएगा। तो ऐसे लोगों के बीच में तो तुमको ये भी चीज समझनी चाहिए कि ऐसे लोगों को कोई रोक क्यों नहीं रहा था। भारत के राजा उस समय क्या कर रहे थे? तो भारत के राजा, मैं फिर से कहूंगा कि छोटे छोटे रूप में बटे हुए थे, जैसे आज आप बटे रहे। जैसे आज आपकी बुद्धि है, आपकी बुद्धि ऐसे ही पहले थी। ऐसा नहीं है लोग लड़े नहीं है, उन लोगों के बारे में हम जिक्र करेंगे जिन्होंने महान संघर्ष किया है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो आपकी तरह कमेंट में, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं है, उस समय के राजाओं की तरह ही वो रहे होंगे जिनकी बुद्धि उस समय विकसित नहीं थी, जो ज्यादा नहीं सोच पाते थे, बहुत थोड़ा और संक्षिप्त सोच पाते थे। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी एक ब्रॉड सोच होगी, जो सोच पाते होंगे। और ऐसे राजाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो तुम्हारी तरह ही थे, महान। और कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारी तरह कमजोर थे, एकदम कमजोर। ठीक है, इतनी बात समझे, आगे आएंगे। दीवान ए इस्तिहाक विभाग किसके लिए था? पेंशन वृद्धों के लिए था, मतलब वृद्धों को जो पेंशन दी जाती थी। दीवान ए रिसालत, ये लोक शिकायतों के लिए, यानी जब पब्लिक कंप्लेंट होती है, जैसे आज भी लगता है जनता दरबार। प्रदेश में लगाते तो कौन? अखिलेश यादव जी लगा आपका, बाबा के समय पे लगता है योगी आदित्यनाथ जी लगाते जनता दरबार, ऐसे लोगों की समस्या सुनने के लिए। तो इसने भी लगाया था दीवान ए रिसालत। दीवान ए मुस्तक राज, लगान को वसूलने के लिए, लगान को वसूल करने के लिए। इसने भित्ति चित्रकारी बंद कर दी। लोग अपनी, जैसे मान के चलो ये दीवार है, इस दीवार पर पेंटिंग करते थे, पेंटिंग, बोला ये पेंटिंग कैंसिल करो। और ये भित्ति चित्रकारी अकबर भी बंद करेगा। तो इसी वजह से इसको सल्तनत काल का अकबर भी एलियट ने कहा है। इसने लोगों के लिए योजनाएं लेके आया कुछ, इसीलिए इसको अकबर कहा गया। ठीक है, तो दिक्कत बोलेंगे मैं, अशोक कुमार जी है तो ये रखते ही थे भाई। प्रियांशु दास वेरी गुड, सुमन बहुत शानदार, दिवाकर बौद्ध मेरे दोस्त टू मच, थैंक यू, लव यू। महिलाओं को पीर मजार पर रोक जाने से रोक लगा दी इसने, बोला पीरों की मजार पर इस पर नहीं जाओगे। ऐसी ही रोक सिकंदर लोदी भी लगाएगा। इसने बहुत सारे नगर बसाए, जिसमें से एक फिरोजशाह कोटला, ये दिल्ली वाला है, फतेहाबाद है यूपी का। ठीक है, ये नगर इसने बसाए। जौनपुर, जिसको सिराज ए हिंद हम कहते हैं, जूना खा यानी अपने ही भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने बसाया। फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर, सब जानते होंगे, इस बात को नहीं जानते तो जाने। इसी के समय बर्नी ने पुस्तक लिखी है तारीख ए फिरोज शाही, अरबी भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने अपनी आत्मकथा, और इसी का इतिहासकार पढ़ते हैं, मैं बोलता रहता हूं तुमसे, बर्नी ने बोला, इशामी ने बोला, तो ये इतिहासकार है जिन्होंने लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी। पढ़ेंगे सर, इसके ड्राइंग बंद करने का लॉजिक क्या था? लॉजिक हमेशा राजाओं का रहा हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। राजाओं की एक जिद होती थी प्यारे बच्चे। और भित्ति चित्रकारी जो वॉल पेंटिंग थी, हिंदुओं के द्वारा ज्यादातर की जाती थी उस समय। जो कला का विकास हुआ था इस पेंटिंग्स का, दक्षिण भारत से होते 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 उत्तर भारत की तरफ आया। तो उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर आकृति लोग बताते हैं, तो कला को छीनने तक का प्रयास किया गया। इसीलिए इन्होंने उस भित्ति, भित्ति मतलब वॉल, दीवार, वॉल पेंटिंग्स जो होती है इनको बंद कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? आपकी डांट प्लस आपकी स्माइल बराबर 0 डांट, आपकी डांट प्लस आपकी स्माइल बराबर 0 डांट। थैंक यू गुड्डू कुमार, बस यही प्यार चाहिए। पता है, देखो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कोई भी टीचर है, कोई भी टीचर है, उसको अगर 99% बच्चे प्यार करें, 90% बच्चे भी प्यार करें, 95, और 10% बच्चे उसको हेट कर रहे हैं, 1%, तो पहली बात तो टीचर को विचार करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन ये 1% नेग्लिजिबल होता है, तो इस 1% की कीमत नहीं है। मैं तुमको दुनिया का एक सिद्धांत बताता हूं, अगर तुमको 1% लोग भी प्यार करें ना, और 99% लोग हेट करें, बस आपको पता होना चाहिए यू आर राइट, तो 1% की बहुत बड़ी कीमत होती है दोस्त। इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई? आगे आएंगे। नेक्स्ट है, यह अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर के आया। ये अशोक के समय पे हम पढ़ेंगे, अशोक के 7 स्तंभ थे, उनमें से 2। टोपरा ये हरियाणा से, और सॉरी अभी फतेहाबाद मैंने बोला ना, वो यूपी, फतेहाबाद हरियाणा में इसने बसाया था। टोपरा स्तंभ हरियाणा में, मेरठ यूपी में। ठीक है,
वो फतेहगढ़ से याद आ गया मुझे थोड़ा सा, फतेहगढ़ है यूपी। 1368 में इसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। इस समय कुतुब मीनार पर क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई थी। और मैंने कुतुब मीनार के समय पर बताया था कौन सी मंजिल इसने बनाई थी कुतुब मीनार की, जरा बोलेंगे कमेंट सेक्शन में? 5वां। कौन सी मंजिल? 5वीं मंजिल बनाई थी। ठीक है। एफएसटी के बाद के शासक जो हुए, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह हुआ। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, आप सोच सकते हैं कि भैया हुआ क्या दरअसल में, एफएसटी को क्या हो गया? तो एफएसटी कब से कब तक शासक है आपका? 1351 से 1388। तो ये बीमार पड़ गया और बहुत ज्यादा बीमार हो गया। बहुत ज्यादा बीमार हुआ तो दरअसल में एफएसटी के जो 2 बेटे थे, ये तो इसके सामने ही मर गए थे। एक इसका जो तीसरा बेटा था, इसका संघर्ष था आपका किससे? प्रधानमंत्री गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से। ये पीएम था तीसरे बेटे के समय पर। तो इन दोनों का संघर्ष हो गया, तो तीसरा बेटा भी इसी संघर्ष में मारा गया। तो गद्दी हथियाली किसकी? फिरोज शाह तुगलक, जो इस समय तक जिंदा था, उसकी गद्दी हथियाली आपका गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने। बाद में अमीरों ने इसके लिए विद्रोह किया। और ये प्यारे बच्चे, दिल्ली का वो समय है जब दिल्ली बहुत कमजोर होती जा रही है। दिल्ली का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। जो बाकी शासक थे, जैसे जौनपुर में है, जौनपुर के शासक अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे अभी कुछ समय बाद। राजस्थान के बहुत सारे शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो इसका मतलब है दिल्ली का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, कम। तो गयासुद्दीन तुगलक शाह गद्दी पर आया, जो पोता है किसका? आपका फिरोज शाह तुगलक का। दरअसल में फिरोज शाह तुगलक एफएसटी का, ऐसे लिख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक का एक बेटा था जिसका नाम था फतेह खान, उसका ये लड़का है। कुछ दिन गद्दी पर रहा, 1389 कुछ ही महीने रहा, इसकी हत्या कर दी गई। और दिल्ली में इस समय मतलब रक्तपात का समय था ये। इसके बाद में अबू बकर शाह, ये इसका दूसरा पोता था। ठीक है, 5 पोते बने फिर इसके शासक क्रम से। फिर ये गद्दी पर आया, इसका पकड़ के इसके विद्रोहियों ने इसका देहांत हो गया। कहां? जेल में। इसको जेल में बंद कर दिया इन लोगों ने, जेल में बंद कर दिया। ठीक है, अबू बकर शाह। अबू बकर शाह के बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह आया, जो टिका कुछ दिन के लिए। और लेकिन हुआ क्या? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, इसको भी प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, इसकी भी जो मौत हुई वो बीमारी की वजह से हो गई, बीमारी की वजह से। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में अलाउद्दीन सिकंदर शाह, हुमायूं नाम से, और नसरुद्दीन महमूद, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रख लेना। क्या बोलोगे? नसरुद्दीन महमूद अंतिम शासक था। ये थोड़े थोड़े समय के लिए शासक रहे, बिल्कुल कोई इनका इतिहास में योगदान नहीं है। बस इतना आप समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे नसरुद्दीन महमूद है, ये 1395 में रहा। इसके साथ एक रहा था गद्दी पर नुसरत शाह। भैया 2 लोग गद्दी पर रहे थे क्या? हाँ जी। नसरुद्दीन महमूद के सहयोगियों ने इसको दिल्ली पर बिठाया था, मुख्य दिल्ली, नई दिल्ली वाला जो क्षेत्र है। और जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था ना आपका फिरोज शाह, ठीक है, तो जो फिरोज नगर वाला स्थान है, क्या बोलोगे? जो फिरोज नगर वाला स्थान, यानी फिरोजाबाद ही बोल सकते हैं हम इसको, जो फिरोजाबाद है उत्तर प्रदेश का, यहां पर बिठाया था नुसरत शाह को। तो 3 साल ये कॉमन गद्दी चली, 3 साल ये कॉमन गद्दी चली। लेकिन अंत में नुसरत शाह की इसमें हार हुई 1398 में। और नुसरत शाह की जब हार हुई तो 1398 का वो समय है जब तैमूर लंग समरकंद, ईरान वाले क्षेत्र से भारत आया। एक ऐसा लुटेरा जिसको कहते हैं तैमूर लंगड़ा था, ये लंगड़ा, उसी के लिए बोलते तैमूर लंग, भारत में आया। और दिल्ली लूटने के बारे में जिस समय इसके लोगों ने इसको बताया कि दिल्ली में 6 अरब की धनराशि है, इतना पैसा हम लूट सकते हैं दिल्ली आकर के, तो याद रखना दोस्त, इसने 1 लाख हिंदुओं के सिर काटे दिल्ली आने से पहले। लेकिन दिल्ली में जैसे ही प्रवेश किया तो बहुत सारे लोग क्षमा याचना के लिए तैमूर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हमको बख्श देना, हमको बख्श देना। तो अल्लाह बोलते कि तैमूर लंग ने बोला कि ठीक है। और ये 15 दिन दिल्ली में रुका, 15 दिन लूट हुई दिल्ली में। 15 दिन की लूट के बाद में जब इसके सैनिक लूट कर रहे थे तो कुछ हिंदू लोगों ने इसके सैनिकों को मार दिया, विद्रोह किया मीन्स।
तो इसको इतना गुस्सा आया कि जो बोलते हैं ना कि ये क्या रोज 50,000 गर्दन भैया कटवाता था, तो इसने तब ये आदेश दिया था अपने सैनिकों की हत्या पर, और सब कुछ लूट करके उसके बाद में ये आपका मेरठ, हरिद्वार, इस सब को इसने लूटा। और मेरठ की वो पावन भूमि है जहां पर लोगों ने इससे संघर्ष किया और तैमूर लंग को विवश कर दिया था आपका भारत से वापस जाने के लिए। एक सामूहिक नेतृत्व लोगों ने किया था, इसलिए मेरठ की भूमि को याद किया जाता है। तो ये बहुत पूछा जाता है, तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय हुआ था? नसरुद्दीन महमूद के समय हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और नसरुद्दीन महमूद के समय ही एक था ख्वाजा जहां ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की। ख्वाजा जहां का नाम था मलिक सरवर। तो बहुत पूछा जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की है? मलिक सरवर ने की थी। ठीक है, याद रख लेना। नसरुद्दीन महमूद का जो पीएम था इसका, जिसके हाथ में वास्तविक शक्ति थी इस समय की, उसका नाम था मल्लू इकबाल। मल्लू इकबाल। ठीक है जी, इतनी बात में कोई दिक्कत? तो कहने की बात है, तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय हुआ? नसरुद्दीन महमूद के समय हुआ। और कहते हैं इस लूट में तैमूर लंग भारत से पैसा ही नहीं ले गया, भारत की संस्कृति को नष्ट कर गया। भारत के बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, भारत की संस्कृति का नाश किया गया, विद्यालय, पुस्तकालय, जो भी सांस्कृतिक चीजें थी तैमूर लंग ने सबके आदेश दे दिए, सबको खत्म कर दिया गया। और यहां से कहते हैं कि इसके सैनिकों को बोलते हैं कि दास बना करके वो लोगों को बंदी बना करके ले गए ताकि उनको वो बेच पाए। और कहते हैं ऐसा कोई सैनिक नहीं था जिसको 20 से कम लोग मिले हों, जिसमें स्त्रियां, बच्चे और पुरुष सभी शामिल थे। यानी 20-20 लोगों को तो इनके एक सैनिक दास बना करके यहां से ले। ठीक है, बहुत बढ़िया। टू मच लव गुरुजी, प्यार नहीं मोहब्बत करते हैं आपसे, मैं भी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और इतने सारे प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद अगेन, थैंक यू।